सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और विकसित भारत 2047 को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सर, पहले मैं ऑल माइल्स के बारे में जानना चाहूंगी। एक तरफ हम देखते हैं टफ कंपटीशन, ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विस है, उसके बाद भी मतलब इतनी बड़ी कंपनियां होने के बाद भी आखिर आपने जो ऑल माइल्स है उसके बारे में क्या सोचकर आप उतरे मैदान में? क्या खासियत है और ये कैसे आपको अलग करती है? सर्वप्रथम मैं विकसित भारत और भारत 24 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने ये अच्छी संधि दी मुझे इस मंच पे आने के लिए। और जैसे कि सब लोग जानते हैं, यहाँ पे स्थल, वायु और जल तीनों सेनाएं के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं। तो आप सभी का काफी तहे दिल से धन्यवाद। आप है तो एंटरप्रेन्योर या उद्योग जगत अच्छे से काम कर सकता है। थैंक यू सो मच। ये प्रश्न स्वाभाविक है जो आपने पूछा है कि अगर एस्टेब्लिश प्लेयर मार्केट्स के अंदर है तो हम में ऐसा अलग क्या हम करना चाहते हैं। सर, थोड़ा माइक प्लीज क्लोज। ओके, इज इट बेटर? या श्योर। ओके, तो स्वाभाविक तरीके से कोई भी जानना चाहेगा कि अगर मार्केट में 40,000 करोड़ या 1,50,000 करोड़ का जिनका कॉर्पस है, उनके सामने हम ऑल माइल्स एज अ विकल्प लेके कैसे आना चाहते हैं। अगर आप पिछले 1.5 दशक की बात करते हैं तो पिछले 1.5 दशक के अंदर जो चालक या कप्तान समाज हम जिसे कहते हैं, वो अपने आप को काफी दुर्लक्षित महसूस करता है। क्योंकि हमारा यह मानना है कि कोई भी उद्योग जगत का सफल होना उसके सभी घटकों को साथ में लेकर चलना है। मिलजुल कर आगे बढ़ना ही सक्सेस होती है। किसी एक समाज के तबके को अगर आप मान के चलिए, आप बोलते कि ग्राहक अतिथि देवो भव सर्वोपरि है, पर मैं अगर सिर्फ ग्राहक की चिंता करते सुनियोजित करूं और उसके साथ साथ किसी समाज का शोषण करूं तो तरक्की नहीं होती है। तो सबसे पहला हमारा डिफरेंशिएशन ऐसा है कि हम लोग समाज के अंदर, जो चालक समाज के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट घटक है, जो ड्राइवर कम ओनर है या ट्रैवलर या ट्रांसपोर्टर है, हम उनको भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। आपने देखा होगा मुंबई जैसे आर्थिक कैपिटल के अंदर पिछले 2 माह से काफी अंदरेज चल रहा था। टैक्सी डोमेन के अंदर काफी धरने हुए, काफी आंदोलन चल रहे थे। तो इतने बड़े प्लेयर मार्केट में होने के बावजूद ऐसा क्यों? Why the capital is facing such a big challenges in the country, right? तो उसका सबसे पहला समझने का आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग जब ये बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि इसको मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देना चाहता हूँ। सभी लोग जानते हैं मुंबई से आगे नासिक के पास एक जगह है पिंपल गांव, वहाँ प्याज काफी आता है कंट्री के अंदर। और लोग बोलते हैं प्याज अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको 2 रुपए किलो बना दो, और अगर कम आता है तो उसको 100 रुपए किलो बना दो। ट्रांसपोर्ट जगत को ही सब्जी मंडी बना के रख दिया है काफी आमतौर पे अगर देखा जाता है तो, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी, डिमांड वर्सेस सप्लाई लॉजिक। मॉर्निंग पीक आवर्स के अंदर रेट काफी ज्यादा होता है और दोपहर में रेट्स काफी कम होता है। तो हमारा ये मानना है कि हमको एक ऐसा विकल्प मार्केट के अंदर देना है जो स्थायी रूप से, सुचारू रूप से एक ही रेट प्रदान करे, ताकि कस्टमर्स को और ड्राइवर्स को दोनों को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, इस बिजनेस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ या उपभोग कर रहा हूँ तो मुझे सही दाम पे सही, यानी कि जो ड्राइवर्स हैं, आपने उनके बारे में सबसे पहले सोचा कि किस तरीके से जो उनका शोषण है वो ना हो। और सबसे बड़ी बात, जब हम बात करते हैं कि हर किसी के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है सर, हम इसको लेकर आगे बात करेंगे। डॉक्टर मदन शर्मा सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। डॉल्फिन इंफ्रा की जब हम बात करते हैं सर, इस क्षेत्र के बारे में आपका अभी तक का कैसा अनुभव, अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हेयर एंड आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आपकी आप हैं तो हम हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉल्फिन इंफ्रा इज one of the company, we are more into technology, IT business, bringing AI, artificial intelligence in more into India. हाँ, लेकिन अगर डॉल्फिन इंफ्रा की यदि मैं बात करूं तो मोदी जी का जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, हमें अगले चंद सालों में पहुंचने का, तो रियल एस्टेट मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाने के लिए तैयार है। और क्लोज टू $1 ट्रिलियन the real estate sector can contribute to this dream. And Dolphin Infra, अभी हम गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट्स लेकर के आए हैं, जिसमें अफोर्डेबल होम्स, अफोर्डेबल प्लॉट्स प्रस्तुत हैं लोगों के सामने। we are doing that with Dolphin सर, अगर रियल एस्टेट की भी हम बात करते हैं तो इस वृद्धि के बारे में आप क्या सोचते हैं? भविष्य आप कैसे देखते हैं? See,
इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मुझे लगता है आज एज एन कंट्री और एज एन गवर्नमेंट अगर हम देखें तो बहुत फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही रियल एस्टेट भी आता है। रियल एस्टेट ना सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ग्रोथ देता है, ऑल अराउंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ देता है जब हम रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ की बात करते हैं। तो आई बिलीव दुनिया में सब कुछ पैदा किया जा सकता है, जमीन पैदा नहीं की जा सकती। और डिमांड एंड सप्लाई का गेम है साहब। मुझे लगता है कि आबादी बढ़ेगी लेकिन लैंड नहीं बढ़ेगी, तो Right. डेफिनेटली इस क्षेत्र में ग्रोथ होना संभाविक है। बिल्कुल। और हम देखते हैं क्योंकि आजकल हर सेक्टर में ग्रोथ तेजी के साथ हो रही है। सर आप ही के पास लौटते हुए, क्योंकि हम जब ऑल माइल्स की बात करते हैं, सर एक तरफ आपने सुना होगा किस तरीके से गवर्नमेंट भी टैक्सी सर्विस लेके आ रही है, जिससे जाहिर सी बात है ड्राइवर्स को फायदा। अब आप जब ऑल माइल्स की बात करते हैं तो ऐसे में आप सरकार के विजन के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा भविष्य की जब हम बात करते हैं तो आप कैसे देखते हैं कि आगे जो ड्राइवर्स हैं उनके जो हित हैं उनको और आगे ध्यान में रखा जाए, लोग और आपके साथ कनेक्ट हो, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कंपटीशन टफ है, कैसे आप इसको बरकरार रखेंगे? बेशक, मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि सरकार भारत टैक्सी का प्रायोजन कर रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भी भारत टैक्सी का मंच साझा करने के लिए मौका मिला था। मैंने अपने विचार उनके सामने प्रकट किए थे। तो मैं थोड़ा आपको 7 साल पीछे लेके जाता हूं। कंट्री के अंदर सबसे पहला कोऑपरेटिव मॉडल हम लोग लेके आए थे, सहकार के और सरकार के सुचारू रूप से सहयोग से। गोवा के अंदर हमने गोवा माइल्स टैक्सी एग्रीगेशन सर्विस चालू किया है। आज तक हमने गोवा के अंदर लगभग 5000 कप्तान समाज को इकट्ठा करके इस पर्यटन क्षेत्र के अंदर सुनियोजित रूप से सिस्टम को हम परिचालन कर रहे हैं वहाँ पर। और हम लोग अपने आप को कॉम्प्लीमेंट मानते हैं भारत टैक्सी और सरकार के जो अभी प्रोविजन चल रहा है भारत टैक्सी का, उसके साथ में हाउ वी अलाइन टू ईच अदर। इट्स वेरी सिंपल। उनकी सोच और हमारी सोच एक ही मेल खाती है। सबको साथ में लेकर चलना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है और कम दाम पे को ऊपर कस्टमर्स को या उपभोक्ता को सर्विस मिले, हमारा पहला प्रयोजन है। पर साथ साथ जो आपने बोला कि हम इन लोगों की भलाई कैसे कर सकते हैं, इनको बेटर कैसे कर सकते हैं इस समाज के अंदर जिनको जो आज तक दुर्लक्षित थे। गोवा के अंदर हमने इन ड्राइवर्स के बच्चों का एजुकेशन हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, उनका इंश्योरेंस हो, गाड़ी के लिए टायर्स फ्री देना हो, तो खोखले वादे करने से अच्छा है या कमीशन का वादा करने से अच्छा है या आपको उनको इंसेंटिव का वादा देने से अच्छा है आप उनके लिए एक ऐसी सुविधा प्रदान करें जिसके अंदर वो डिग्निफाइड तरीके से स्वाभिमान से अपनी जिंदगी मतलब व्यक्त कर सकते हैं और उस कस्टमर को सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो इसका अनुरूपण करते हुए हम लोगों ने सबसे पहले सरकार के साथ कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस जो गोवा में चालू की थी, तो वी आर द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू से 0 कमीशन टैक्सी सर्विस। हम किसी भी कप्तान से 1 रुपए का कमीशन नहीं लेते हैं। 0 सरचार्ज सर्विस, मतलब हम किसी भी कस्टमर को कोई भी सरचार्ज नहीं लगाते। डिमांड वर्सेस सप्लाई लॉजिक कुछ भी हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, दिन हो, रात हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, नया साल हो, हमारा रेट एक ही रहता है। और हमने 7 साल में ये प्रूव किया है कि इस संकल्पना के साथ भी कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो ऐसा तो नहीं कि अगर ट्रैफिक में फंस गए तो रेट ज्यादा दिखाने लग जाए बाद में, जैसे अक्सर होता है? नहीं, जनरली आप अगर मुंबई में देखते हो तो आप मॉर्निंग में मतलब जनरली एक कमेंट रहता है, डार्लिंग आई एम वेरी लकी आई गॉट ए टैक्सी फॉर एयरपोर्ट। पर भाई किस रेट में मिला आपको? जहाँ पे 700 देना था वहाँ पे शायद 1500 देना पड़ता है। करेक्ट। तो वही ट्रांसपेरेंसी हम लोग मतलब गोवा के अंदर हमने इम्प्लीमेंट करके रखा है। 7 साल से हमने कभी रेट चेंज नहीं किया है कस्टमर्स के लिए। ओके। आप शिक्षा की भी बात करते हैं, बीमा की भी बात करते हैं, आप पेंशन की भी बात करते हैं। इसको लेकर मैं आगे बातचीत आपसे करूंगी कि क्या ये जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। लेकिन सर आप ही के पास आते हुए, क्योंकि सर जब हम बात अगर रियल एस्टेट की करें, हम बात डॉल्फिन इंफ्रा की करें, तो सर आपके विचार से सरकार को इस क्षेत्र में क्या कुछ करना चाहिए, या अगर हम हेल्प के तौर पर देखें आप कैसे देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ? वैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसीज जो कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी थी वो लेकर के आ चुकी है। रेरा ने बड़ा बदलाव किया है इस इंडस्ट्री में। जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो पीछे स्कैम्स हुए हैं, रेरा ने बायर्स को कॉन्फिडेंस दिया है और ट्रांसपेरेंसी दी है। और अभी जो नेशनल रियल एस्टेट कमीशन काउंसिल बन रहा है, ये और ज़्यादा सशक्त करेगा इस क्षेत्र को। जी सर, अगर मैं अगले 5 साल की बात करूं तो फिर आप ऐसे में भारत को कहां देखते हैं? मैं 1000% मोदी जी के सपने को पूरा होते हुए देखता हूं। 1000%। हर क्षेत्र में आज जिस तरीके से ना सिर्फ हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं,
हम मतलब जीवन भर हम आर्म्स इंपोर्ट करते हुए आए थे। नाउ पिछले 5 से 10 सालों के अंदर में वी आर द वन एशिया में जो सबसे तेजी से ग्रोथ एक्सपोर्ट का बने हैं, थैंक्स टू मोदी जी। और डेफिनेटली वी एज एन रियल एस्टेट में जो हम काम कर रहे हैं, तो वही जैसे सर ने बात की थी, हम उस सेतु में वो छोटी सी गिलहरी जो रेत डाल करके उस पुल में सहयोग कर रही हैं, मेरे जैसे बहुत सारे भाई, लगभग हम 10,000 लोग हैं मेरी कंपनी में, जो छोटा छोटा रेत हर रोज डालते हैं और काम कर रहे हैं मोदी जी के सपने की तरफ। और इसी तरीके से धीरे धीरे ये सपना साकार हो रहा है। और सर मैं उम्मीद करती हूं कि आप दोनों अपने सेक्टर में बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप लोगों के हितों के बारे में सोच रहे हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि समाज सेवा नजर आती है। और इसी के साथ मैं आप दोनों का शुक्रिया यहाँ पर कहना चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत यहाँ पर करने के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से जो सेक्टर्स हैं उनमें आगे बढ़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि ये समाज सेवा है। थैंक यू सर, कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। आपने एक बात की थी कि अंत में कि जमीनी स्तर पर या कितनी हकीकत है, हाँ। राइट? सो सर प्लीज। एक 2 मिनट के लिए मुझको बिल्कुल, श्योर सर। राइट। सो जो गोवा में हमने किया है, हम लोगों ने देखा है कि नभो स्पर्शम दीपम, जब एयरफोर्स कहती है टच द स्काई विद द ग्लोरी, राइट? हमारा उद्देश्य भी वही है, ट्रांसपोर्ट जगत के अंदर वो काम करके दिखाए। और हम लोगों ने 1 पेंशन 1 रैंक जो गवर्नमेंट का प्लान था, कंट्री में शायद वही एक बचा हुआ है जो पेंशन योजना या आर्थिक स्वातंत्र्य रिटायरमेंट के बाद देता है। हम लोग भारत की पहली कंपनी है जो कप्तान के साथ हमारा कोई एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप नहीं, पर हमने उनके लिए पेंशन शुरू की है। 1 अक्टूबर से एनपीएस के साथ हमने इसकी शुरुआत की है और वही प्रावधान लेके अब हम लोग मुंबई शुरू करना चाहते हैं ऑल माइल्स के साथ। और सर वो जो कहते हैं ना कि जो सेटिस्फेक्शन होता है काम का, वो चेहरे पर भी आप दोनों की नजर आ रही है। इसलिए सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए।